नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का असली गेम चेंजर माना जाता है। और वो टॉपिक है प्लास्टिसाइजर, यानी ऐसा केमिकल एडमिक्सचर जो बिना एक्स्ट्रा पानी मिलाए कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर बिना पानी बढ़ाए कंक्रीट ज्यादा फ्लो कैसे करने लगती है? बिना वाटर सीमेंट रेशियो बिगाड़े स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाती है? क्या कोई मैजिक केमिकल है या इसके पीछे सॉलिड साइंटिफिक लॉजिक है? आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि चाहे आप स्टूडेंट हो, साइट इंजीनियर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या हाउस ओनर, सभी के लिए ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, और वो है वाटर सीमेंट रेशियो। सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक प्रिंसिपल है कि जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतनी ज्यादा कंक्रीट स्ट्रांग होगी। जब सीमेंट हाइड्रेशन के दौरान कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट यानी कि CSH जेल बनता है तो वही जेल कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है। लेकिन अगर मिक्स में पानी ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन के बाद एक्स्ट्रा पानी एवापोरेट हो जाता है, और एवापोरेशन होने के बाद अपने पीछे कंक्रीट के अंदर में उन जगह पर पोर्स छोड़ जाता है, वॉइड छोड़ जाता है, और यही पोर्स स्ट्रेंथ कम करता है और ड्यूरेबिलिटी को घटाता है। लेकिन इन सब के बीच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि अगर हम पानी कम कर दें तो कंक्रीट स्टिफ हो जाती है, वर्केबिलिटी कम हो जाती है, प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन मुश्किल हो जाती है, और इससे रेनफोर्समेंट के बीच कंक्रीट प्रॉपर्ली नहीं जा पाती और हनी कॉम्बिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने अक्सर साइट पे ये देखा होगा कि काम आसान करने के लिए लोग एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं कंक्रीट के अंदर में। इससे स्लंप भले ही बढ़ जाता है, कंक्रीट फ्लो करने लगती है, लेकिन कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो गिर जाता है। और यही पे एंट्री होती है एक केमिकल की, जिसको हम प्लास्टिसाइजर कहते हैं। प्लास्टिसाइजर एक केमिकल एडमिक्सचर है जो सीमेंट पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर देता है। नॉर्मली जब सीमेंट पानी के संपर्क में आता है तो उसके पार्टिकल्स आपस में चिपक कर लम्प्स बना लेते हैं, जिसे फ्लोकुलेशन कहते हैं। इन लम्प्स के अंदर में बहुत सारा पानी ट्रैप्ड हो जाता है जो हाइड्रेशन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। बाहर की कंक्रीट जो है वो स्टिफ लगने लगती है, यानी कि सूखा सूखा लगने लगता है, थोड़ा टाइट होने लगता है, जबकि कंक्रीट की लम्प्स के अंदर में पानी जो है बेकार का फंसा रहता है। प्लास्टिसाइजर जो होता है वो सीमेंट पार्टिकल्स की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है। इससे पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं और अलग अलग फैल जाते हैं, और इसी प्रोसेस को डिस्पर्शन कहते हैं। जब डिस्पर्शन होता है तो ट्रैप्ड वाटर फ्री हो जाता है, और वही पानी अब लुब्रिकेशन का काम करती है, जिससे कंक्रीट ज्यादा वर्केबल बन जाती है बिना एक्स्ट्रा पानी डाले। और यही प्लास्टिसाइजर का असली साइंटिफिक सीक्रेट होता है। नॉर्मल प्लास्टिसाइजर यूज करने से लगभग 8 से 15% तक वाटर रिडक्शन पॉसिबल होती है। यानी पहले जितनी वर्केबिलिटी पाने के लिए मान लीजिए 200 लीटर पानी चाहिए था, अब वही वर्केबिलिटी 170 से 180 लीटर पानी में मिल सकती है। कम पानी का मतलब लो वाटर सीमेंट रेशियो, और लो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब हाइयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डेंस माइक्रोस्ट्रक्चर और बेटर ड्यूरेबिलिटी। जब वाटर सीमेंट रेशियो कम रहता है तो हाइड्रेशन से बनने वाला CSH जेल ज्यादा कॉम्पैक्ट और कंटिन्यूअस बनता है। कैपिलरी पोर्स जो है वो कम बनती है, परमिएबिलिटी घटती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसलिए प्लास्टिसाइजर खुद स्ट्रेंथ नहीं देता, बल्कि इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, क्योंकि ये पानी कम करने में मदद करता है। अब हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन इफेक्ट को समझते हैं। वर्केबल कंक्रीट वाइब्रेटर से आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे एयर वॉइड्स कम होते हैं, हनीकॉम्बिंग नहीं होता और एनफोर्समेंट के आसपास प्रॉपर बॉन्डिंग बनी रहती है। प्लास्टिसाइजर का यूज कॉम्पैक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, जिससे फाइनल स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा बेहतर होती है। अब यहाँ पे कंक्रीट के फिनिशिंग एस्पेक्ट की बात करें तो प्लास्टिसाइजर कंक्रीट को स्मूथ फ्लो करवाती है, जिससे शटरिंग में कंक्रीट इवनली स्प्रेड होती है, सरफेस फिनिश बेहतर आती है, प्लास्टर एडेशन अच्छा होता है और सरफेस डिफेक्ट्स जैसे बग होल्स या लेटेंस कम होते हैं। हाई क्वालिटी आर्किटेक्चर फिनिश के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है।
अब कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन में प्लास्टिसाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। रेडी मिक्स कंक्रीट यानी कि आरएमसी में प्लास्टिसाइजर यूज करने से स्लम्प रिटेंशन बहुत बेहतर रहती है। कंक्रीट लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, वो भी बिना स्लम्प लॉस के। अगर स्लम्प कम हो भी जाए तो कंट्रोल्ड रीडोसिंग पॉसिबल होती है प्लास्टिसाइजर का, लेकिन पानी मिलाना स्ट्रिक्टली यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिसाइजर से कंक्रीट मिक्स वर्केबल बनती है, वॉइड्स कम होते हैं और टेम्परेचर क्रैकिंग का जो रिस्क होता है वो घटता है, क्योंकि वाटर कंटेंट यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड रहता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो प्लास्टिसाइजर की इनिशियल कॉस्ट जरूर होती है, लेकिन सीमेंट सेविंग, रिड्यूस्ड रिपेयर कॉस्ट, लॉन्गर सर्विस लाइफ और इम्प्रूव परफॉर्मेंस के कारण ओवरऑल प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल बन जाता है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी किसी भी स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी इकोनॉमिक एडवांटेज होती है, ये आपको समझना चाहिए। अगर हम यहाँ पे प्लास्टिसाइजर की टाइप्स की बात करें तो नॉर्मल प्लास्टिसाइजर लिंगो सल्फोनेट बेस्ड होते हैं जो मॉडरेट वाटर रिडक्शन देते हैं। मॉडर्न सुपर प्लास्टिसाइजर जैसे सल्फोनेट नेप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड यानी कि SNF, साथ ही सल्फोनेटेड मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड और पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर बेस्ड एडमिक्सचर 25 से 35% तक वाटर रिडक्शन दे सकते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में मेनली सुपर प्लास्टिसाइजर का ही यूज हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रहे कि सही डोजेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर डोजेज से सेटिंग टाइम डिले हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और सेग्रीगेशन का भी यहाँ पे रिस्क रहता है। इसलिए यूज करने से पहले ट्रायल मिक्स और लैब टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है। याद रहे कि हर सीमेंट के साथ हर प्लास्टिसाइजर कंपैटिबल नहीं होता। OPC, PPC और PSC के साथ अलग अलग प्लास्टिसाइजर के बिहेवियर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए। और साथ ही इन सभी के साथ क्यूरिंग को भी कभी इग्नोर नहीं करना है। प्लास्टिसाइज्ड कंक्रीट डेंस जरूर होती है, लेकिन हाइड्रेशन प्रोसेस प्रॉपर क्यूरिंग के बिना पूरा नहीं होता। सरफेस क्रैक्स और श्रिंकेज इश्यूज से बचने के लिए क्यूरिंग उतनी ही जरूरी है जितनी नॉर्मल कंक्रीट में होती है। एनवायरमेंटल एंगल से देखें तो प्लास्टिसाइजर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम प्लास्टिसाइजर की वजह से अगर सीमेंट कम यूज कर रहे हैं तो CO2 इमिशन यहाँ पे कम होता है और इस तरह ये सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन भी देता है। अब जरा प्लास्टिसाइजर को लेके जो सबसे बड़े मिथ साइट पर और स्टूडेंट के बीच घूमते रहते हैं उनका मिथ यहाँ पे बस्टिंग कर लेते हैं। पहला मिथ ये है कि प्लास्टिसाइजर डालने से कंक्रीट वीक हो जाती है। बहुत लोग मान लेते हैं कि केमिकल मिला दिया मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जबकि रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टा होता है। अगर प्लास्टिसाइजर को सही डोजेज में प्रॉपर मिक्स डिजाइन के साथ यूज किया जाए तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि ये वाटर सीमेंट रेशियो को कम करने में मदद करता है। जब पानी कम होगा और कॉम्पैक्शन अच्छा होगा तो कंक्रीट नेचुरली ज्यादा डेंस और मजबूत बनेगी। इसलिए प्लास्टिसाइजर कमजोरी नहीं बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल होने पे मजबूती का कारण बनता है। दूसरा मिथ है कि प्लास्टिसाइजर का मतलब है ज्यादा फ्लो और सेग्रीगेशन। लोगों को लगता है कि अगर कंक्रीट ज्यादा फ्लोएबल हो जाएगी तो एग्रीगेट्स नीचे बैठ जाएंगे और सीमेंट पेस्ट ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये आधा सच है। प्रॉपर मिक्स डिजाइन और कंट्रोल डोजेस के साथ प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन सेग्रीगेशन नहीं होने देता। मॉडर्न कंक्रीट टेक्नोलॉजी में फ्लोएबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों साथ साथ अचीव आसानी से किया जा सकता है। इसलिए अगर सेग्रीगेशन हो रही है तो प्रॉब्लम प्लास्टिसाइजर में नहीं बल्कि मिक्स प्रपोर्शन या ओवर डोजेज में है। तीसरा मिथ यह है कि प्लास्टिसाइजर डाल दिया तो क्यूरिंग की जरूरत नहीं रहती। यह बहुत डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लास्टिसाइजर कंक्रीट को डेंस और वर्केबल जरूर बनाता है, लेकिन हाइड्रेशन प्रोसेस तो सीमेंट और पानी के बीच ही होती है। अगर क्यूरिंग सही नहीं होगी तो सरफेस क्रैक्स, श्रिंकेज क्रैक्स और ड्यूरेबिलिटी इश्यूज फिर भी आएंगे। इसलिए क्यूरिंग को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे प्लास्टिसाइजर यूज किया जाए या ना किया जाए। अब स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यानी कि HPC और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यानी कि SCC पूरी तरह प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बिना वाइब्रेशन के खुद फ्लो करके रेनफोर्समेंट के बीच भर जाती है, और ये तभी पॉसिबल है जब डिस्पर्शन इफेक्ट सही तरीके से काम करे। इसलिए प्लास्टिसाइजर मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बैकबोन बन चुका है आजकल, ये हमको समझना चाहिए।
अगर आप लोग को प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एक्सेलरेटर, एयर एंट्रेनिंग एजेंट ये सब क्या होते हैं नहीं पता तो मेरा ये वाला वीडियो आप जाकर जरूर देखिए। इसमें मैंने डिटेल में सभी चीज समझा दिया है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको जाकर देखोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किसका क्या रोल्स होता है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, सब कुछ। अब यहाँ पे हाउस ओनर्स के लिए भी एक प्रैक्टिकल एडवाइस। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर स्लम बढ़ाने के लिए सिर्फ पानी बढ़ा रहा है तो उसे तुरंत रोकिए। ज्यादा पानी शॉर्ट टर्म में वर्केबिलिटी जरूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को कम करता है। उससे बेहतर है कंट्रोल्ड अमाउंट में प्लास्टिसाइजर को यूज किया जाए। यही लॉन्ग टर्म सेफ्टी और स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, प्लास्टिसाइजर कोई मैजिक नहीं बल्कि स्मार्ट केमिस्ट्री है। यह एग्जिस्टिंग पानी को इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है, वाटर सीमेंट रेशियो को कम रखता है, कॉम्पैक्शन को इंप्रूव करता है, पोर स्ट्रक्चर को डेंस बनाता है और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। मॉडर्न आरसीसी स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, हाई राइज बिल्डिंग्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में प्लास्टिसाइजर लगभग कंपलसरी हो चुका है। लेकिन इसका सही फायदा तभी मिलेगा जब सही टाइप, सही डोजेज, प्रॉपर टेस्टिंग और प्रॉपर क्यूरिंग के साथ इसे यूज किया जाए। केयरलेस यूज नुकसान भी कर सकता है, इसलिए चाहे छोटा घर ही क्यों ना हो या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्यों ना हो, प्लास्टिसाइजर को साइंटिफिक तरीके से यूज करें, एक्सपर्ट सुपरविजन रखें और कोड्स को जरूर फॉलो करें। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट सिर्फ ज्यादा सीमेंट से नहीं बनती बल्कि सही वाटर मैनेजमेंट और स्मार्ट केमिस्ट्री से बनती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बताइए कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।